हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथ्स अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके सामने मेंसुरेशन पार्ट 11 लेकर आए हैं। मतलब इससे पहले 10 पार्ट मेंसुरेशन के आपके सामने रखे जा चुके हैं। जिस भी बच्चे ने, जिस भी दोस्त ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे तो उन पार्टों को जाकर हमारे चैनल पर पहले देखिए, क्योंकि दोस्तों आपको पार्ट वाइज अच्छे से समझते आना है, ताकि आपको मेंसुरेशन के जो आने वाले पार्ट हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में तभी आएंगे जब आपने पहले वाले पार्टों को अच्छे से देखा है, अच्छे से नोट डाउन किया है। क्योंकि मेंसुरेशन पार्ट 11 में आज आपका कुछ बेसिक्स ऐसी थीम यूज करेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो आपने पहले वाले पार्टों में किए हैं। मैं आपको बता देता हूं, पहले वाले पार्टों में आपने यूनिट और मात्रक किए हैं कि किस प्रकार से यूनिट मात्रक को आपस में चेंज करते हैं। तो उन पार्टों को अच्छे से देख लीजिए, ताकि ये जो पार्ट 11 है इसमें यूनिट मात्रक का यूज होगा, जिसको आप अच्छे से समझ जाओ। दोस्तों देखिए, यहां पर आपको क्या लिखा गया है। इस पार्ट में हम टाइलों की संख्या, पत्थरों की संख्या, झंडों की संख्या और खंभों की संख्या, टाइलों की संख्या, पत्थरों की संख्या, झंडों की संख्या या खंभों की संख्या, जो संख्या पर आधारित सवाल आते हैं, संख्या आपसे पूछी जाती है, उन क्वेश्चन को हल करना आज हम सीखेंगे। और दोस्तों थोड़ा डिटेल में बताते हैं आपको। देखिए, फर्श पर लगने वाली टाइलों की या पत्थरों की संख्या, फर्श पर लगने वाली टाइलों की संख्या या पत्थरों की संख्या, मतलब जो भी आपके कमरे का फर्श होगा उस पर लगने वाली टाइलों की संख्या और पत्थरों की संख्या पूछी जाती है। और दूसरा, वर्ग या आयत मतलब वर्गाकार या आयताकार जो भी आकृति होगी उसके परिमाप पर मतलब उसकी बाउंड्री पर लगने वाले झंडों की संख्या और खंभों की संख्या आपसे पूछी जाएगी। तो दोस्तों, फर्श पर लगने वाली टाइल की संख्या और पत्थरों की संख्या हमसे पूछी जाती है, और आयताकार या वर्गाकार इसके परिमाप बाउंड्री पर लगने वाले खंभों या झंडों की संख्या हमसे पूछी जाती है। तो आज हम ये आपकी टाइलों पत्थरों की संख्या हुई या आपके झंडों या खंभों की संख्या हुई, इनको अच्छे से समझेंगे और इनके क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों पूरा फोकस रखा करो, पूरी लगन के साथ अच्छे से वीडियो को देखा करो और पूरी मेहनत किया करो। आपकी मेहनत में किसी प्रकार की कमी कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके घर पर हो या आपका कोई रिलेटिव रिश्तेदार हो, यदि आपकी मेहनत में कमी को देखकर आपकी आलोचना करता है तो उसको हमेशा एक ही बात बोलना, हमारी इस खामोशी में कितना दम है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम पूरी मेहनत करेंगे और आपको सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप मेहनत पर पूरा फोकस रखते हो। और लीजिए, आज के क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक थीम आपको याद रखनी है, ताकि हमेशा के लिए आप क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर सको। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपको समझना है कि कमरे में लगने वाली जो आपकी टाइलों की संख्या आती है या पत्थरों की संख्या आती है, कमरे में लगने वाली टाइलों की संख्या तथा पत्थरों की संख्या, इस पर आधारित जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे, यहां पर मैंने लिखा है आपसे संख्या पूछी जाएगी। संख्या किसकी, वो चाहे टाइलों की हो वो चाहे पत्थरों की हो, आपसे संख्या पूछी जाएगी। तो आपको हमेशा के लिए एक बेसिक थीम याद रखनी है कि बड़े के क्षेत्रफल में छोटे के क्षेत्रफल का भाग देना है, बड़े के क्षेत्रफल में छोटे के क्षेत्रफल का क्या देना है, भाग देना है। दोस्तों बिल्कुल पहला पार्ट जो मेंसुरेशन का बना था उसमें मैंने आपको जितने भी पॉइंट नोट डाउन कराए थे, मैंने उनमें बताया था कि जब भी आपको संख्या निकालनी होगी, टाइलों की संख्या या पत्थरों की संख्या, तो आपको बड़े के क्षेत्रफल में छोटे के क्षेत्रफल का भाग देना है। अब दोस्तों यहां पर आप बोल सकते हैं कि बड़े के क्षेत्रफल में किसका भाग, छोटे के क्षेत्रफल का भाग। अब दोस्तों देखिए, जो टाइल पत्थर होंगी वो हमेशा फर्श पर लगती है। टाइल पत्थर किस पर लगती है, फर्श पर लगती है। तो जो आपका फर्श का क्षेत्रफल होगा वो हमेशा बड़ा होगा, और जो आपकी टाइल या पत्थर का क्षेत्रफल होगा वो आपका हमेशा छोटा होगा। तो थोड़ा आपको ध्यान देना है, बड़े का क्षेत्रफल ऊपर मतलब जो फर्श आएगा उसका क्षेत्रफल ऊपर लेना है, और छोटे का क्षेत्रफल टाइल पत्थर का क्षेत्रफल नीचे लेना है। और दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि इस पार्ट में यूनिट मात्रक का यूज होगा। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, जो अंश की और हर की यूनिट मात्रक समान होना चाहिए। यूनिट मात्रक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो आपको अंश और हर में यूनिट आपको समान बनाए रखनी है, ये थोड़ा फोकस करना।
बड़े का क्षेत्रफल मतलब फर्श का क्षेत्रफल ऊपर रख दोगे, छोटे का क्षेत्रफल मतलब टाइल पत्थर का क्षेत्रफल आप नीचे रख दोगे। तो सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान देना है कि अंश की और हर की यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिट भाई समान होनी चाहिए। कहने का मतलब है यदि ऊपर मीटर है तो नीचे भी मीटर होना चाहिए, ऊपर सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर होना चाहिए, ऊपर आपका मिलीमीटर है तो नीचे भी आपका मिलीमीटर होना चाहिए, ऊपर डेसीमीटर है तो नीचे भी डेसीमीटर होना चाहिए। तो अंश और हर की यूनिट समान करके चलेंगे और बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल, और हम उसको बताएंगे कि टाइलों की संख्या और पत्थरों की संख्या कितनी होगी। तो लेते हैं पहला सवाल। इसके ऊपर देखिए, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 मीटर और 9 मीटर है। लंबाई और चौड़ाई 8 मीटर और 9 मीटर है। इसके फर्श पर वर्गाकार टाइलों को बिछवाना है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। इस प्रकार कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, देख लो दोस्तों, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें लास्ट में बोला जाएगा टाइलों की संख्या या पत्थरों की संख्या। तो टाइलों की संख्या हुई या पत्थरों की संख्या हुई, अभी आपने देखा है बड़े के क्षेत्रफल में छोटे के क्षेत्रफल का भाग देना है, बड़े के क्षेत्रफल में छोटे के क्षेत्रफल का क्या देना है, भाग देना है। तो बस थोड़ा इतना ही आपको थीम माइंड में रखना है और क्वेश्चन सॉल्यूशन में आएगा। देखिए, बड़े का क्षेत्रफल मतलब आपके फर्श का क्षेत्रफल ऊपर जाएगा, और छोटे के क्षेत्रफल मतलब टाइल पत्थर का क्षेत्रफल आपका नीचे जाएगा। तो बड़ा क्या है, आपका फर्श है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी है 8 मीटर और 9 मीटर। तो फर्श का क्षेत्रफल ऊपर रखना है, और फर्श का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी मतलब 8 मीटर और 9 मीटर। L इंटू बी मतलब 8 मीटर और 9 मीटर, L इंटू बी कर दीजिए, आपका फर्श का क्षेत्रफल आएगा। अब दोस्तों देखिए, वर्गाकार टाइल बिछानी है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, और आपको अभी बताया है कि टाइल और पत्थर का क्षेत्रफल आपको नीचे रखना है। तो वर्गाकार टाइल है, तो वर्गाकार टाइल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। तो ये वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल नीचे रख दिया, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अब दोस्तों, अभी आपको मैंने बोला था यूनिट आपको समान रखनी है, अंश की और हर की यूनिट समान होनी चाहिए। अब दोस्तों थोड़ा फोकस करिए, ऊपर आपका मीटर है, ऊपर आपका क्या है, मीटर है, नीचे आपका सेंटीमीटर है। तो मैंने जब आपको यूनिट मात्रक पढ़ाए थे तो मैंने आपको बोला था 1 मीटर में भाई 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में भाई 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहां पर हम बोलेंगे कि जो मीटर होगा उसको हम सेंटीमीटर में बदल देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। तो आपको क्लियरली बड़े से छोटे में जाना होता है, थोड़ा फोकस करना, बड़े से छोटे में जाना होता है। तो आप बड़े मीटर से छोटे सेंटीमीटर में जाइए, और बड़े मीटर से छोटे सेंटीमीटर में जाओगे। छोटे में जाते हैं तो हम गुणा करते हैं, और गुणा किससे करते हैं, एक बराबर जो भी रिलेशन होगा, एक बराबर यहां पर 100 का रिलेशन है। तो कहने का मतलब है बड़ा मीटर है, छोटा सेंटीमीटर है, बड़े मीटर से छोटे सेंटीमीटर में जाएंगे, और जब छोटे में जाते हैं तो हम हमेशा गुणा करते हैं। ये मैंने आपको यूनिट मात्रक के जो पार्ट बनाए थे उसमें आपको बताया था। तो गुणा करते हैं जब छोटे में जाते हैं, और गुणा किससे करते हैं, जो भी आपका एक बराबर होगा। तो 8 मीटर को 100 से गुणा करिए तो 800 सेंटीमीटर बनेंगे, 9 मीटर को 100 से गुणा कीजिए तो आपके 900 सेंटीमीटर बनेंगे, और नीचे आपका वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। अब देख सकते हो दोस्तों, ऊपर भी सेंटीमीटर में है और नीचे भी सेंटीमीटर में है, ताकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका क्या हो जाए, कट हो जाए। और दोस्तों देखिए, 12 इंटू 12 ये आपका होता है 144, 12 इंटू 12 होता है 144, और 8 और 9 होता है 72। तो 8 और 9 होता है आपका 72, और जैसे ही 8 और 9 72 करके 72 से 144 को काटोगे तो आपको 2 मिलेगा। और दोस्तों देख सकते हैं 2 जीरो, और यहां पर भी 2 जीरो है, तो मैं मतलब आपका 10,000 है, 2 जीरो और 2 जीरो मतलब आपका 10,000 है। और 10,000 में जैसे ही आप 2 का भाग दोगे, 10,000 में जैसे ही आप 2 का भाग दोगे तो आपको 5,000 मिलेगा, क्योंकि 10,000 को जब 2 से भाग दोगे तो आपको 5,000 मिलेगा। तो भाई टाइलों की संख्या 5,000 है, ऑप्शन दूसरा हमारे साथ है, टाइलों की संख्या 5,000 है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, संख्या निकालना बहुत ही आसान है। संख्या के लिए बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल मतलब फर्श का क्षेत्रफल L इंटू बी ऊपर, और वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल A का स्क्वायर आपका नीचे। फिर आपको अंश और हर की यूनिट क्या करनी है, समान करनी है। अंश और हर की यूनिट हमेशा समान रखनी है, यही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों देखिए,
1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 बराबर 100 का रिलेशन हो गया। और जब मीटर बड़े से छोटे सेंटीमीटर में जाओगे, मीटर बड़े से छोटे सेंटीमीटर में जाओगे, तो जो भी आपका 1 बराबर होता है उससे हमेशा गुणा करते हैं। तो 8 मीटर को 100 से गुणा किया और 9 मीटर को भी 100 से गुणा किया, तो 800 सेंटीमीटर और 900 सेंटीमीटर हो गया, जिसमें सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका कट हो गया। और कट पिट करके कैलकुलेशन 5000 टाइलों की संख्या प्राप्त हुई है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ चुके। देखो 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। अब दोस्तों यहां पर आपसे क्या पूछा, पत्थरों की संख्या पूछी है। पत्थरों की संख्या पूछे या टाइलों की संख्या पूछे तो बस आपको यही बोलना है, बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। तो हमसे पत्थरों की संख्या पूछी तो आप बोलिए बड़े का क्षेत्रफल ऊपर और छोटे का क्षेत्रफल नीचे। और बड़ा हमेशा क्या होगा, फर्श होगा, और छोटा आपका होगा टाइल पत्थर। अब आपके पत्थर आए हैं तो पत्थर का क्षेत्रफल नीचे आएगा। अब दोस्तों देखिए, बड़े फर्श का क्षेत्रफल ऊपर रखना है, छोटे पत्थर का क्षेत्रफल आपको नीचे रखना है। अब दोस्तों देखिए 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श, 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श। अब 3 मीटर भुजा वाला वर्गाकार फर्श है और वर्गाकार फर्श है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 3 मीटर का स्क्वायर। वर्गाकार फर्श है और वर्गाकार का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो 3 मीटर भुजा का वर्ग। और देखिए जो आपका पत्थर है उसकी साइज दी है आपको 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, मतलब इसमें से एक लंबाई है और एक आपकी चौड़ाई है। तो पत्थर का क्षेत्रफल, छोटे का क्षेत्रफल कहां रखना है आपको, नीचे रखना है। तो पत्थर का क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू बी, L इंटू बी मतलब 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, पत्थरों की संख्या, टाइल की संख्या, बड़े का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल ऊपर और छोटे का क्षेत्रफल, पत्थर का क्षेत्रफल नीचे। अब देखिए फर्श आपका वर्गाकार है तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग लगाइए, और जो आपका पत्थर है उसमें लंबाई चौड़ाई दी है तो उसका क्षेत्रफल L इंटू बी से लगाइए। अब वही बात आ गई, ऊपर मीटर है नीचे सेंटीमीटर है, तो आप बोलिए 1 मीटर में, फिर से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 बराबर 100 का रिलेशन आया है। 1 बराबर 100 का रिलेशन आया है। और मीटर से हम सेंटीमीटर में जाएंगे, मीटर से हम सेंटीमीटर में जाएंगे, मतलब बड़े से किस में जा रहे हैं, बड़े से छोटे में जा रहे हैं। और जब बड़े से छोटे में जाएंगे तो 1 बराबर जो रिलेशन होगा उससे गुणा करेंगे। बड़े से छोटे में जाएंगे तो 1 बराबर जो रिलेशन होगा उसको हम गुणा करेंगे। तो 1 बराबर 100 का रिलेशन है तो 100 का गुणा कर दो, 3 मीटर में आपके 300 सेंटीमीटर बनेंगे। 100 से गुणा कर दो, 3 मीटर में आपके 300 सेंटीमीटर बनेंगे। और नीचे आपके पत्थर का क्षेत्रफल है L इंटू बी, 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। तो देखिए मीटर को 100 से गुणा मार के हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, क्योंकि बड़े से छोटे में जाएंगे तो 1 बराबर जो 100 का रिलेशन है उससे गुणा करेंगे। तो 300 सेंटीमीटर आपका कन्वर्ट हो चुका है। तो ऊपर भी आपका सेंटीमीटर है, नीचे भी आपका सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट होगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए, जैसे ही आप 30 से भाग दोगे तो आपको 10 मिलेगा, और 20 से भाग दोगे तो आपको 15 मिलेगा। आप 30 से भाग दोगे तो आपको 10 मिलेगा, आप 20 से भाग दोगे तो आपको 15 मिलेगा। और 15 इंटू 10 आपका 150 बनता है। तो भाई 150 है आपके पत्थरों की संख्या, और तीसरा ऑप्शन हमारे साथ है। तो बहुत ही आसान है, बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल, वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल ऊपर, और जो आपकी आयताकार पत्थर है उसका क्षेत्रफल नीचे। तो वर्गाकार फर्श A का स्क्वायर कर दीजिए, और आयताकार पत्थर है L इंटू बी कर दीजिए, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए 100 से गुणा करके। और जैसे ही सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट होकर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 150 मिलेगी पत्थरों की संख्या, जिसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है आप लोगों के लिए, देखिए यहां भी आप यूनिट को सीख लीजिए, क्योंकि एक 40 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर 16 डेसीमीटर और 25 डेसीमीटर की टाइलों को बिछवाना है, तो कितनी टाइलों की जरूरत होगी, वही आपसे टाइलों की संख्या पूछी है। और जब भी संख्या पूछेगा तो बड़े का क्षेत्रफल ऊपर और क्लियरली भाई छोटे का क्षेत्रफल नीचे। जब भी हमसे क्या पूछेगा, संख्या पूछेगा, तो हम बोलेंगे बड़े का क्षेत्रफल ऊपर, छोटे का क्षेत्रफल नीचे। अब दोस्तों देखिए, बड़ा आपका क्या होता है, बड़ा आपका फर्श होता है, तो फर्श का क्षेत्रफल ऊपर रखना है। और छोटा क्या होता है, छोटा आपका टाइलें होती हैं, तो टाइलों का आपका क्षेत्रफल नीचे रखना है। तो बड़े फर्श का क्षेत्रफल L इंटू बी 40 मीटर और 15 मीटर, ये हो गया L इंटू बी करके फर्श का क्षेत्रफल। और छोटी जो आपकी टाइलें होती हैं उसका क्षेत्रफल आपको नीचे रखना है, तो उसमें भी आपको लंबाई और चौड़ाई दी है,
जिसमें आप बोलोगे L इंटू बी, L इंटू बी 16 डेसीमीटर और 25 डेसीमीटर। तो क्लियरली दोस्तों L इंटू बी करके फर्श का क्षेत्रफल ऊपर है, L इंटू बी करके टाइल का क्षेत्रफल नीचे है। और दोस्तों अब आप देखिए 40 मीटर है और 15 मीटर है, और यहां पर आपका 16 डेसीमीटर है और 25 डेसीमीटर है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, यदि आपने सीखा होगा सबसे छोटी यूनिट आपकी थी मिलीमीटर, सबसे छोटी यूनिट थी आपकी मिलीमीटर, उसके बाद उससे बड़ी सेंटीमीटर, उससे बड़ी डेसीमीटर, उससे बड़ी यूनिट थी मीटर, मीटर से बड़ा डेकामीटर था, डेकामीटर से बड़ा हेक्टोमीटर था, और हेक्टोमीटर से बड़ा किलोमीटर था। तो मिलीमीटर सबसे छोटा, उससे बड़ा आपका सेंटीमीटर था, उससे बड़ा आपका डेसीमीटर था, उससे बड़ा आपका मीटर था, मीटर से बड़ा डेकामीटर था, और डेकामीटर से बड़ा आपका हेक्टोमीटर था, और हेक्टोमीटर से बड़ा आपका किलोमीटर था। अब यहां पर देखिए इसमें आया है मीटर और डेसीमीटर, मीटर और डेसीमीटर, मीटर और डेसीमीटर, ये आपका आया है। तो दोस्तों आपको मैंने कराया था कि 10 से नेक्स्ट एक बनता है, 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 10 से नेक्स्ट एक बनता है। तो 10 डेसीमीटर से, 10 डेसीमीटर से आपका क्लियरली 1 मीटर बनेगा, 10 डेसीमीटर से आपका क्लियरली 1 मीटर बनेगा। तो आप बोल सकते हैं 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होते हैं, क्योंकि 10 से नेक्स्ट एक बनेगा तो 10 डेसीमीटर से 1 मीटर बनेगा, मतलब हुए ना 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। अब दोस्तों आपका 1 बराबर 10 का रिलेशन आया है, 1 बराबर 10 का रिलेशन आया है, और आप मीटर से आप जाना छोटे डेसीमीटर में, मीटर से किस में जाओगे, छोटे डेसीमीटर में जाओगे, मतलब छोटे में जाएंगे तो जो भी 1 बराबर रिलेशन होगा, छोटे में जाएंगे जो भी 1 बराबर रिलेशन होगा उससे गुणा करते हैं। तो मीटर से डेसीमीटर में जाएंगे तो हम छोटे में जा रहे हैं तो हम 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से गुणा कर दीजिए आपके 400 डेसीमीटर हो जाएंगे, 10 से गुणा कर दीजिए आपके 150 डेसीमीटर हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर भी डेसीमीटर हो गया और नीचे भी 16 डेसीमीटर और 25 डेसीमीटर है। ये यूनिट समान इसलिए करते हैं, मीटर को आपने डेसीमीटर में चेंज करा, यूनिट समान इसलिए करते हैं ताकि डेसीमीटर से डेसीमीटर आपका कैंसिल हो जाए, डेसीमीटर से डेसीमीटर कैंसिल हो जाएगा। और देखिए बाकी डाटा आपको कैलकुलेट करने हैं, और टाइलों की संख्या, पत्थरों की संख्या आसानी से आएगी। जैसे ही आप 25 से काटोगे आप बोलोगे 150 6 बार कटेगा, 16 से काटोगे तो आप बोलोगे क्लियरली 400 आपका क्लियरली आपका 25 बार कटेगा। तो 150 आपका 25 से 6 बार कटा है, और 400 आपका 16 से 25 बार कटा है, तो 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 तो 150 है भाई टाइलों की संख्या। ऑप्शन तीसरा टिक करिए, 150 है टाइलों की संख्या। तो दोस्तों कुछ भी नहीं था, यहां पर था डेसीमीटर और मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। अब हम छोटे में कन्वर्ट करेंगे, मतलब मीटर से जाएंगे डेसीमीटर में, तो 1 बराबर 10 का रिलेशन था। और जब बड़े मीटर से छोटे डेसीमीटर में जाओ, बड़े से छोटे में जाओगे तो भाई आपको गुणा ही करना है। तो मैंने 10 का गुणा कर दिया, 40 को 400 डेसीमीटर बनाया, 15 को आपको 150 डेसीमीटर बनाया, डेसीमीटर कट करके कैलकुलेशन करी तो टाइलों की संख्या हमें 150 प्राप्त हुई। और दोस्तों यदि आप टाइलों की संख्या, पत्थरों की संख्या, मतलब बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल और यूनिट समान करके अंश की और हर की, यदि आप समझ गए हो और कैसे मीटर और सेंटीमीटर आपस में कन्वर्ट हुए थे, कैसे मीटर और डेसीमीटर आपस में कन्वर्ट हुए हैं, आपको छोटे में बदलना है, और छोटे में जब आप चेंज करोगे तो आपको जो भी 1 बराबर रिलेशन होगा उससे गुणा करना है। छोटे में जाएंगे तो जो भी 1 बराबर रिलेशन होगा उससे गुणा करना है। यदि मेरी इतनी बात आप अच्छे से समझे हो तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है भाई दोस्तों। देखिए 4 डेसीमीटर भुजा वाली, 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल द्वारा, वर्गाकार टाइल द्वारा किसी 8 डेसीमीटर लंबे और 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े फर्श को बनाने में कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो यहां पर आप दोस्तों बोल सकते हैं कि फर्श का क्षेत्रफल ऊपर आएगा, फर्श का क्षेत्रफल ऊपर आएगा, और वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल नीचे आएगा, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल नीचे आएगा। देखिए फर्श का क्षेत्रफल n इंटू बी से ऊपर रख लेना, और वर्गाकार टाइल भुजा का वर्ग तो वो आप नीचे रख लेना। तो इस प्रकार से यहां भी आपका मीटर है और डेसीमीटर है, तो कन्वर्ट करके एक यूनिट समान कर लो ऊपर भी और नीचे भी, और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना, मुझे बताना कि आपको टाइलों की संख्या और जो पत्थरों की संख्या है वो कितने अच्छे से समझ में आई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में अच्छे से इसका सॉल्यूशन मुझे देना दोस्तों। और ये देखिए ये भी आपको बोल रहा है कि मुझे कमेंट जरूर करना ताकि पता चले कि हम आपको अच्छे से समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं।
अब दोस्तों लेते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगली थीम की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम सीखेंगे झंडों की संख्या, या क्लियरली आप बोल दोगे खंभों की संख्या। तो देखिए, उससे पहले आपको थोड़ा बेसिक्स कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है कि झंडों की संख्या हुई या खंभों की संख्या हुई, ये आपको निकालनी है। लेकिन उस निकालने से पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये जितने अंतराल होंगे, जितने अंतराल होंगे, अंतराल मतलब गैप होते हैं, अंतराल मतलब गैप होते हैं, जितने अंतराल गैप होंगे उतने ही झंडों की संख्या और खंभों की संख्या होगी। दोस्तों जितने अंतराल या गैप होंगे उतने ही झंडों की संख्या या आपकी खंभों की संख्या होगी। और दोस्तों थोड़ा देखिए, आपसे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे वर्गाकार या आयताकार करके, वो आएंगे आपके वृत्त करके, वो आएंगे आपके त्रिभुज करके। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, आपकी जो आकृति आती है वो पैरामीटर वाली होती है, पैरामीटर वाली होती है। आप देख सकते हैं जो भी आकृति आएंगी वो पैरामीटर वाली होंगी, मतलब राउंडेड आकृति होंगी, मतलब स्टार्ट भी होंगी और वहीं आके क्लोज भी होंगी। तो राउंडेड आकृति होती है, आप देख सकते हैं। आयत वर्ग भी क्या है, आयत वर्ग भी राउंडेड होता है, स्टार्ट होता है वहीं आके एंड हो जाता है। आपका वृत्त होता है वो भी राउंडेड होता है, और आपका त्रिभुज होता है वो भी राउंडेड होता है। मतलब ये जो झंडों की संख्या हुई, ये जो खंभों की संख्या हुई, ये जो सवाल बनते हैं ये ऐसी आकृति में बनते हैं जिनका परिमाप होता है। तो भाई आयत वर्ग का भी परिमाप होता है, वृत्त का भी परिमाप होता है और त्रिभुज का भी परिमाप होता है। तो झंडों की संख्या हुई या खंभों की संख्या हुई, ये सवाल किसमें बनेंगे, जिन आकृति के परिमाप होंगे, जिन आकृति के क्या होंगे, परिमाप होंगे। अब दोस्तों थोड़ा देखना, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं इतनी थीम याद कर लो कि जितने अंतराल होंगे, जितने अंतराल होंगे उतने ही झंडों की संख्या होगी और उतनी ही खंभों की संख्या होगी। अब दोस्तों देखिए, परिमाप वाली आकृति आएंगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वृत्त आ गया, वृत्त आ गया। अब यहां पर हम थोड़ा झंडों की संख्या मान लीजिए, झंडों की संख्या मैंने आपके सामने 6 ले ली। झंडों की संख्या कितनी ले ली, 6 ले ली। अब थोड़ा फोकस करना, यहां पर आप देख सकते हो कि अंतराल कितने हैं, यहां पर आप देख सकते हो अंतराल कितने हैं। तो अंतराल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो अंतराल कितने हैं आपके, 6 अंतराल हैं, और 6 अंतराल हैं, काउंट कर लो, 6 गैप हैं। अंतराल मतलब होता है गैप। तो पहला अंतराल, दूसरा अंतराल, तीसरा अंतराल, चौथा अंतराल, पांचवा और छठा, 6 अंतराल हैं। अगर 6 अंतराल हैं, 6 अंतराल हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, 6 अंतराल हैं, तो आपके जो खंबे होंगे, जो झंडे लगे होंगे वो भी आपके 6 ही होंगे, क्योंकि जितने अंतराल होंगे उतने ही झंडों की संख्या, उतने ही खंबों की संख्या होगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 अंतराल हैं। तो देखिए झंडों की संख्या 1, झंडों की संख्या 2, झंडों की संख्या 3, झंडों की संख्या 4, झंडों की संख्या 5 और झंडों की संख्या 6। तो झंडों की संख्या भी क्या है, 6 है। आप अच्छे से देख सकते हैं 6 ही तो आपके अंतराल हैं और 6 ही झंडों की संख्या है। अब दोस्तों थोड़ा यहां भी समझ लीजिए, मान लो ये यहां पर खंबा लगा है, यहां पर खंबा लगा है, यहां पर खंबा लगा है, यहां पर खंबा है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, और मान लीजिए आप यहां पर 2 और खंबे खड़े करते हो। तो पहले अंतराल देख लीजिए, अंतराल कितने हैं, अंतराल है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो आपकी क्या है, 8 तो आपके अंतराल है, देख सकते हो 8 ही अंतराल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंतराल है। अब देखिए खंभों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ही आपकी क्या है, 8 ही आपकी खंभों की संख्या है। तो कहने का मतलब है जितने अंतराल होंगे उतने ही खंभों की संख्या होगी। यहां भी समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने एक झंडा यहां, एक झंडा यहां, एक झंडा यहां, एक झंडा यहां, और मान लीजिए मैंने एक एक झंडा इनके बीच में लगा दिया, एक एक झंडा इनके बीच में लगा दिया। अब आप अंतराल काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके 8 ही अंतराल हैं। और देखिए झंडों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ही आपकी झंडों की संख्या है। तो दोस्तों अच्छे से तीनों फिगर में देख लो, जब भी राउंडेड आकृति होंगी, परिमाप वाली आकृति होंगी, तो आपको सीधा बोलना है जितने अंतराल होंगे उतने ही झंडों की संख्या, उतने ही खंभों की संख्या होगी। जितने अंतराल होंगे उतने ही झंडों की संख्या, उतने ही खंभों की संख्या होगी। यदि ये आपने अच्छे से समझ लिया तो लेते एक सवाल अच्छा सा, झंडों की संख्या या खंभों की संख्या आपसे पूछी जाएगी। और थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सवाल आपके सामने है। अब ये सवाल क्या है, एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई, एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई। तो थोड़ा यहां पर फिगर बनाते हैं। आयताकार खेल है जिसके मैदान की लंबाई 140 मीटर बोली गई है। खेल के मैदान की लंबाई 140 मीटर है, तो हम लंबाई 140 मीटर रख लेते हैं। और क्लियरली चौड़ाई क्या है, उसकी चौड़ाई 90 मीटर है, तो चौड़ाई 90 मीटर रख दीजिए। अब देखिए इसके चारों ओर 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर, मतलब 5-5 मीटर की दूरी पर, 5-5 मीटर की दूरी पर झंडों को जमीन में गाड़ना है। झंडों को जमीन में गाड़ना है। कितनी दूरी पर, 5-5 मीटर की दूरी पर झंडों को जमीन पर गाड़ना है। क्लियरली दोस्तों, उसने बोला है इसके चारों ओर मतलब इसके परिमाप पर 5-5 मीटर की दूरी पर, 5-5 मीटर की दूरी पर आपको झंडों को जमीन पर गाड़ना है। अब झंडे ऐसे आपकी जमीन पर लग जाएंगे और इस तरह से कुल झंडों की संख्या
कितनी होगी, इस तरीके से कुल झंडों की संख्या कितनी होगी। अब दोस्तों सबसे पहली बात, यदि इधर फोकस करें, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, इसके चारों ओर तो परिमाप होगा, पैरामीटर होगा। चारों ओर क्या होता है, यदि आप फोकस करोगे तो चारों ओर आपका क्या होगा, परिमाप होगा, और परिमाप आता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या बोला, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर। अब इसके चारों ओर आप देखोगे, इसके चारों ओर आप बोलोगे चारों ओर तो परिमाप होता है, और परिमाप क्या होता है आयत का, परिमाप होता है आयत का 2 इंटू एल प्लस बी। तो आपको एल भी दिया है, आपको एल भी दिया है, और आपको बी भी दिया है, तो यहां से आप उसका चारों ओर का परिमाप निकाल सकते हो, और चारों ओर का परिमाप आएगा आपका क्लियरली 460। 460 किस में था भाई, ये मीटर में था। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, उसने बोला इसके चारों ओर, इसके चारों ओर मतलब इस आयत का परिमाप निकालना। 5-5 मीटर की दूरी पर झंडों को जमीन पर गाड़ना है। अब 5-5 मीटर की दूरी का मतलब है 5-5 मीटर का अंतराल होगा। 5-5 मीटर की दूरी का मतलब है 5-5 मीटर का क्या होगा, अंतराल होगा। अब आपका अंतराल कितने मीटर का है, अंतराल आपका 5 मीटर का है। और देखिए 5-5 मीटर के जो अंतराल बनेंगे, 5-5 मीटर के जो अंतराल बनेंगे वो टोटल कितनी दूरी पर बनेंगे, वो टोटल चारों ओर 460 मीटर पर बनेंगे, चारों ओर 460 मीटर पर बनेंगे। और कितनी कितनी दूरी पर, 5-5 की मीटर की दूरी पर यदि आप झंडे गाड़ोगे, 5-5 मीटर की दूरी मतलब 5-5 मीटर का अंतराल लोगे। यदि आपने 5-5 मीटर का अंतराल लिया तो 5-5 मीटर के 460 में कितने अंतराल बनेंगे, तो 5-5 मीटर के 460 मीटर में कितने अंतराल बनेंगे। तो आप बोल सकते हैं कैलकुलेशन करके कि 9 बार और क्लियरली 2 बार, तो आप बोलोगे 5-5 मीटर के 460 मीटर में 92 अंतराल बनेंगे। और जितने अंतराल होते हैं उतने ही आपके झंडों की संख्या होगी, उतनी ही आपकी झंडों की संख्या होगी। तो 5-5 मीटर के 460 मीटर में क्लियरली 92 अंतराल बने हैं, और 92 अंतराल बने हैं तो उतनी ही झंडों की संख्या होगी, तो झंडों की संख्या 92। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, जो आयताकार आपका खेल का मैदान था उसकी लंबाई और चौड़ाई दी है, लंबाई और चौड़ाई दी है, उसके चारों ओर बोला है, उसके चारों ओर मतलब उसका परिमाप निकाल लीजिए। उसका परिमाप आया 2 इंटू एल प्लस बी करके 460, और उसने बोला है 5-5 मीटर की दूरी पर झंडे लगाइए। अगर 5-5 मीटर की दूरी पर 5-5 मिनट के 5-5 मीटर के अंतराल पर 5-5 मीटर के अंतराल पर झंडे लगाएगा, तो जो 460 मीटर टोटल दूरी है उसमें 5-5 मीटर के 92 अंतराल बन जाएंगे। और जितने अंतराल बनते हैं उतने ही झंडों की संख्या, जितने अंतराल बनते हैं यहां पढ़ सकते हो, जितने अंतराल होंगे उतने ही झंडों की संख्या होगी। तो 92 अंतराल बने हैं तो 92 ही झंडों की संख्या होगी। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा ध्यान देना है, आपको टोटल दूरी निकालनी है जो भी आपको बोली गई है, और टोटल दूरी में जो आपका अंतराल बोलता है, जितने जितने अंतराल पर बोलता है उसका भाग देना है। टोटल दूरी में जितने जितने मीटर का अंतराल बोलेगा उसका भाग देना है, तो जितने अंतराल आएंगे उतने ही झंडों की संख्या आएगी। तो एक सवाल और बनता है आप लोगों के लिए, देखिए एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई, एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई 120 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर है। तो आप बोल सकते हैं जो आयताकार मैदान है, जो आयताकार मैदान है उसकी लंबाई क्या है, उसकी लंबाई आपको दी है 120 मीटर और चौड़ाई दी है 50 मीटर, चौड़ाई दी है 50 मीटर। इसकी दो भुजा, इसकी दो आसन भुजाएं, देखो आसन भुजाएं क्या होती हैं, आसन भुजाएं वह होती हैं जो एक दूसरे के साथ लगी रहती है, मतलब ये लंबाई इस चौड़ाई के साथ अटैच है तो इनको बोलेंगे एक दूसरे के साथ लगी हुई है आसन भुजाएं। तो दो आसन भुजाएं और एक विकर्ण के अनुदिश, एक विकर्ण के अनुदिश, एक विकर्ण ऐसा बनेगा आपका, क्लियर। दो आसन भुजाएं, तो दो आसन भुजाएं हो गई लंबाई और चौड़ाई, और एक बोल दिया एक विकर्ण के अनुदिश, एक विकर्ण के अनुदिश 3-3 मीटर की दूरी पर, 3-3 मीटर के अंतराल पर, 3-3 मीटर के अंतराल पर एक एक खंबा लगा है, 3-3 मीटर के अंतराल पर एक एक खंबा लगा है। इस तरह से कुल कितने खंबों की जरूरत होगी, वही पूछा है, खंबों की संख्या हुई या क्लियरली झंडों की संख्या हुई। तो दोस्तों उसने बोला है इसकी दो तो आसन भुजाएं लेनी है और एक विकर्ण लेना है। तो दो आसन भुजाएं मतलब ये वाली, दो आसन भुजाएं मतलब ये वाली, और एक विकर्ण लेना है। इस पर आपको क्या लगाना है, 3-3 मीटर की दूरी पर, 3-3 मीटर के अंतराल पर आपको लगाने हैं खंबे। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था आपको क्या लेना है, राउंडेड आकृति में परिमाप लेना है। तो राउंडेड आकृति में परिमाप लेंगे। अब दोस्तों देखिए ये आपका क्या बन चुका है, ये आपका एक ट्राइंगल बन चुका है। ये ट्राइंगल आयत के कारण समकोण त्रिभुज बना है, और समकोण त्रिभुज मैंने आपको ट्रिपलेट्स पढ़ाए थे, इसीलिए बोलते हैं दोस्तों आप पार्टों को अच्छे से नोट डाउन करके अच्छे से याद कर लीजिए। मैंने आपको ट्रिपलेट्स पढ़ाए थे और ट्रिपलेट्स में बोला था कि जो भी आपके ट्रिपलेट्स के रेशियो बनते हैं, जो भी ट्रिपलेट्स के रेशियो बनते हैं उसे आप अंदर रखा करो। तो 120 और 50, 120 और 50 में 12 और 5 का रेशियो बनेगा, 120 और 50 में 12 और 5 का रेशियो बनेगा। तो इस समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में आप बोलोगे 5-12, 5-12-13, 5-12-13 ये हमारा एक ट्रिपलेट होता है। थोड़ा अच्छे से रख देते हैं, 5
12, तो आपका कर्ण होता है वहां 13। ये आपका एक ट्रिप्लेक्स होता है, समकोण त्रिभुज की जोड़ होती है। तो 5 12 से क्या आएगा, विकर्ण कर्ण आपका 13 आएगा। अब दोस्तों देखिए 5 से 50 हुआ या 12 से 120 हुआ, ये 5 से 50, 12 से 120, तो आप बोलोगे 10 गुना हो गया। आप बोलोगे 10 गुना हो गया, तो एक रेशो 10 गुना, दूसरा रेशो 10 गुना, तो तीसरा रेशो 13 भी 10 गुना। अब 10 गुना करोगे तो 130 आएगा, 10 गुना करोगे तो 130 आएगा। तो दोस्तों आप बोलोगे जहां हमको खंबे निकालना है उसका हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालना है जिसमें आपका आधार भी है, जिसमें आपका लंब भी है और जिसमें आपका कर्ण भी है। क्योंकि दो भुजा लेनी है, दो भुजा लेनी है और एक विकर्ण लेना है, एक विकर्ण लेना है। तो दो भुजा ले ली और एक विकर्ण ले लिया, जो आया हमारा 5 12 13 से। एक रेशो 10 गुना, दूसरा भी 10 गुना, तो तीसरा भी 10 गुना। तो परिमाप हमारा टोटल होगा 50 को जैसे आप जोड़ोगे 170 बनेगा, 170 में जैसे 130 जोड़ोगे तो आपका 300 मीटर परिमाप बनेगा। मतलब टोटल दूरी कितनी बनेगी, 300 मीटर बनेगी। अब दोस्तों उसने बोला है 3-3 मीटर के अंतराल पर, 3-3 मीटर के अंतराल पर खंबे लगाने हैं। तो हम चेक करेंगे जो आपका 300 मीटर टोटल दूरी बना है, 300 मीटर टोटल दूरी बना है, वह 3-3 मीटर के अंतराल में हमें बांटना है। तो टोटल दूरी कितनी है, 300 मीटर है, उसको आप 3-3 मीटर के अंतराल में बांटोगे। 3-3 मीटर के अंतराल में बांटोगे तो आप बोलोगे 3-3 मीटर के 300 में 100 अंतराल बनेंगे, 100 अंतराल बनेंगे। 3-3 मीटर के 300 मीटर में 100 अंतराल बनेंगे। और जितने अंतराल होते हैं उतने ही भाई आपके खंभों की संख्या होती है, जितने अंतराल होते हैं उतने ही आपके खंभों की संख्या होगी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपके 100 अंतराल हैं तो वहां 100 ही आपके खंभे होंगे। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन चौथा बिल्कुल ठीक है कि 100 खंभों की संख्या होगी। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, जैसे ही आप 50 120 रखोगे तो कर्ण विकर्ण आपका 5 12 13 से आप क्लियरली 130 ले आओगे। और देखिए दो भुजा बोली है, दो उसने भुजा बोली है और एक विकर्ण बोला है। तो यहां से परिमाप कितना मिला, 300 मिला। और 3-3 मीटर के अंतराल पर, 3-3 मीटर के अंतराल पर यदि 300 मीटर को बांटोगे तो आपके 100 अंतराल बनेंगे। और जितने अंतराल होंगे उतने ही खंभों की संख्या होगी। मतलब 100 अंतराल है तो 100 खंभों की संख्या होगी। तो ऑप्शन चौथे के साथ जाइए। और दोस्तों यदि ये आप समझ चुके हो कि पहले हमें क्या लाना है, पहले हमें परिमाप लाना है, पहले हमें परिमाप लाना है। और परिमाप दूरी में जैसे ही हम अंतराल का भाग देंगे अंतराल की संख्या आएगी और जितने अंतराल होंगे उतने ही खंभों की संख्या होगी। तो दोस्तों इसे थोड़ा अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और यदि आपने अच्छे से समझा है झंडों की संख्या और खंभों की संख्या तो एक क्वेश्चन तो आपके लिए भी बनता है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो भी आंसर आएगा उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना। और दोस्तों देखिए एक बार पढ़ लीजिए, एक वर्गाकार खेत का प्रत्येक किनारा, एक वर्गाकार खेत का प्रत्येक किनारा 80 मीटर दिया है। इसके चारों ओर 5-5 मीटर के अंतराल पर झंडे लगे हैं। इस तरीके से कुल झंडों की संख्या क्या होगी, कुल खंभों की संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों जाना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक तो ये क्वेश्चन दिया है, एक इससे पहले मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन पहला और ये वाला क्वेश्चन दूसरा, मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाला कंटेंट आप तक पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।